लो प्यार बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, कक्षा 12वीं वालों का। तो उसी के चलते हुए आज हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको दोनों पाठ बुकों में सबसे जो बेकार चैप्टर लगता है वह है संबंध और फलन। और यहाँ दोस्तों आपको पता है कि संबंध और फलन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल व केवल उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंध और फलन के क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे मोस्ट पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है, उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अगर हमको नहीं आएंगे तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय। समुच्चय ए परिभाषित संबंध आर। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, बहुत प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन हम क्लास 12th के बेस पर पढ़ेंगे। एक समुच्चय दिया है जो समुच्चय ए है, आपने सेट के बारे में पढ़ा है। समुच्चय ए परिभाषित संबंध आर। तो परिभाषित संबंध आर, इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो किसी भी संबंध के 3 प्रकार होंगे, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक। तो कोई भी सेट के एलिमेंट, 2 एलिमेंट आपस में स्वतुल्य संबंध कब रखते हैं? तो कंडीशन क्या दिया? स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, यदि प्रत्येक, एक हमारा सेट दिया गया है, सेट दिया गया है ऐसे ए, एक सेट दिया गया है और इस ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, इनफिनाइट भी हो सकते हैं या फिर यहां पर डिफिनाइट भी हो सकते हैं, कुछ किसी प्रकार से भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो कह रहा कि एक संबंध स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा यदि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए, सेट का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग करता हो रिलेशन से। मीन्स कि जैसे मान लीजिए यहां पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये ऐसे मान लीजिए एक सेट दिया गया है और इस सेट के एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 एज वेल एज। तो स्वतुल्य संबंध तब होगा जब खुद का एलिमेंट खुद से ही संबंध रखता है। जैसे कहा जाए कि मेरी हाइट जो है मेरी खुद की हाइट के बराबर है, तो खुद का संबंध खुद से हो उसे कहेंगे स्वतुल्य। इसी प्रकार से हम बात करें सिमेट्रिक। तो जैसे हम, चलिए स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। जैसे 1 कॉमा 1, ये 1 जो है 1 से ही संबंध रखता है। 2 कॉमा 2, 2 से ही संबंध रखता है। और 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, ऐसे ये खुद का संबंध खुद से रखते हैं, इसे कहेंगे स्वतुल्य संबंध। दूसरी बात सममित। यदि A1 A2 बिलोंग टू A, A1 और A2 टू डिफर एलिमेंट है, तो सेट ए के A1 और A2 टू डिफर एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 डिफरेंट एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं, एक 1 हो गया और 2 हो गया, मींस 1 डज नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो एलिमेंट है वो सेट से लिए गए हैं ए से, और कह रहा A1 और A2 बिलोंग टू ए के लिए यदि A1 जो है A2 से संबंध रखता है, पहली कंडीशन कि यदि 1 2 से संबंध रखता है, किसी प्रकार की कंडीशन दी जाए क्वेश्चन में, 1 का संबंध 2 से है, ये रिलेट करता है पहले से, ये कंडीशन दी जाएगी, मीन्स ये होना ही चाहिए। तो 1 का रिलेशन हो गया 2 से। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो फिर इसी कंडीशन से हमें प्राप्त होना चाहिए कि 2 का रिलेशन 1 से हो जाना चाहिए। अगर ये इसका इंटरचेंज एलिमेंट मीन्स इसको एलिमेंट को परिवर्तित करते हैं, ये एलिमेंट इधर आ जाए और ये एलिमेंट उधर चला जाए, इसी कंडीशन में से, इसी एलिमेंट के लिए अगर ये एलिमेंट इधर आया और इधर वाला एलिमेंट उधर चला गया, फिर भी संबंध रखता है जो कंडीशन दी गई है, तो उसे हम कहेंगे सममित संबंध। समझेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर कंडीशन दी जाए कि हमारा एक रिलेशन है, या हमारा रिलेशन एक ऐसे कंडीशन दी गई है कि ए कॉमा बी, ये एक एलिमेंट का संबंध है, 2 एलिमेंट का संबंध दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ए माइनस का बी
मॉड लगा दिया गया और इक्वल टू जितना भी इसका परिणाम आएगा वह 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम दो एलिमेंट लेंगे, जैसे मैंने एलिमेंट लिया 2,4, 2,4 मैंने लिया, तो 2 में से अगर 4 निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ए और बी शो कर रहे हैं टू डिफरेंट एलिमेंट को, ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, तो 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, -2, और ये मॉड लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसी के ये क्या हो गया, ये रिलेशन में आ गया। अब इसी के इंटरचेंज तो कितना हो जाएगा, 4,2, तो ये बिलोंग करे किससे, रिलेशन से। कैसे, 4 में से, अब ए का जो रूप है, ए का जो एलिमेंट हो कौन हो गया, 4 हो गया, और बी का एलिमेंट हो गया 2 हो गया, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 आएगा, और 2 ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कंडीशन दोनों है, ये इससे जो प्राप्त हुआ एलिमेंट इंटरचेंज वह इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए यह सममित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात हम करेंगे ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। यदि समस्त A1 A2 A3, अब क्या है, संक्रामक के लिए किसी भी सेट से, जो हमारा गिवन सेट होगा उस सेट से 3 डिफर एलिमेंट लेने हैं आपको। 3 डिफर एलिमेंट ले लिया हमने, मान लिया 1 2 3, 1 2 3 हमने 3 एलिमेंट ले लिया, और इनके लिए A1 A2 से संबंध रखता हो, ये दिया ही रहेगा, ये संबंध बनाना ही पड़ेगा पहले से ही। A1 A2 संबंध रखता है, तथा और A2 जो है A3 से संबंध रखता है, ये संबंध दिए ही रहेंगे। और इन दोनों के संबंध के चलते अगर हमें यह प्राप्त हो जाए कि A1 A3 से संबंध बना ले इनकी कंडीशन के थ्रू, तो फिर उसे हम कहेंगे संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन में समझेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे। नेक्स्ट बात है फलन में आते हैं। तो एक फलन आपको पता होगा कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, और जिसमें कोई भी एक सिंगल एलिमेंट के 2 रिलेशन नहीं हो सकते हैं। हाँ, 2 एलिमेंट के एक सिंगल रिलेशन हो सकता है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट के 2 रिलेशन या 3 रिलेशन नहीं हो सकते, उसे फलन नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हमको ये कंडीशन पढ़ने से पहले हमको फलन के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। आपको फलन के बारे में अच्छे जानकारी होनी चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए कि हमारा फलन, कोई भी 2 एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे तो वह फलन है या नहीं। हर एक फलन एक रिलेशन होगा, निश्चित है, लेकिन हर रिलेशन एक फलन हो यह निश्चित नहीं है। तो फलन के अब कई प्रकार होते हैं, जैसे एक 1 1 फंक्शन, और इस फलन को हम ऐसे f से दर्शाते हैं। तो कह रहा f सच एज a to b मीन्स इसमें जो a पहले आया, a मीन्स है a हमारा प्रांत है, और b मतलब है सह प्रांत है हमारा, मीन्स ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, सॉरी कोडोमेन, इसको रेंज कहेंगे। अब कह रहा है कि एक फलन एकाएकी कब होगा, 1 1, तो आपको इस वर्ड से समझ में आता है 1 1, तो कहने का मतलब है कि कोई भी फलन 1 1 कब होगा, तो 1 1 ये तब होगा, इसे मान लीजिए कि हमारा 1 2 3 ये एलिमेंट दिए गए हैं, और ये A B C, ये A हो गया और ये B, 2 सेट दिए गए हैं, 2 सेट के बीच में हमें रिलेशन बिठाना है। तो एक फंक्शन एकाएकी फंक्शन तब कहलाएगा जब हर एक डिफर एलिमेंट के अलग अलग अवयवों के अलग अलग रिलेशन हो। 1 का A से हो गया, 2 का C से हो गया, 3 का B से हो गया। इस पर केवल एक एलिमेंट का केवल एक ही रिलेशन हो सकता है, एक एलिमेंट की एक ही रेंज हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसे एलिमेंट जो एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं, या डिफर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है एकाएकी। ठीक है, और तो इसको शो करने के लिए मीन्स जब हमने किसी भी
सेट के दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे, वो दो डिफरेंट एलिमेंट x1 इक्वल टू x2 होगा। तो अगर हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिया लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, वो दोनों एलिमेंट क्या है, आपस में बराबर है, x1 इक्वल टू अगर x2 हो गया, तो फिर इट मस्ट बी रिक्वायर कि जो इनका परिसर होगा fx1 और fx2 वो भी इक्वल होगा। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल थे, जो आपके लिए गए दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो फिर उनका परिसर भी इक्वल ही होगा, उसे कहेंगे एकाकी। हाँ, यह भी हो सकता है कि मान लीजिए दो एलिमेंट आप लिए, दोनों x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं एक दूसरे के, तो इसका मतलब यह है कि जो इनकी आने वाली जो रेंज होगी वह भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी कंडीशन, और इस कंडीशन को अच्छे से आप समझ लें क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बहुएक फलन, बहुएक फलन मतलब है कि डिफर एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हो गए, जैसे यहां पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच में हमें रिलेशन बैठाना है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, और यहां आ गया ए बी सी। मान लीजिए आप 1 का रिलेशन ए से ज्वाइंट हो जाए, 2 का रिलेशन ए से हो जाए, 3 का रिलेशन ए से हो जाए, 4 का रिलेशन ए से हो गया। अलग अलग एलिमेंट का हमने देखा कि इनकी रेंज सेम हो गई। तो ऐसे ऐसे फंक्शन जिनके अलग अलग एलिमेंट की रेंज एक ही हो जाए, या फिर दो या दो से अधिक एलिमेंट की रेंज एक सेम हो जाए, उसे कहेंगे बहुएक, बहुतों के लिए एक। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। और इसका मतलब ये होता है कि इसमें अलग अलग लिए गए एलिमेंट x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं, बट इनका जो रेंज है x1 और x2 के, ये दोनों इक्वल हो गए, रेंज दोनों की इक्वल है लेकिन एलिमेंट डिफर है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता मेनी वन फंक्शन। समझ गए आप। नेक्स्ट बात है आच्छादक। आच्छादक, इसको कभी कभी आच्छादी भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जब जितने भी हमारे प्रांत हैं, सॉरी, जितने हमारे परिसर हैं, मान लीजिए यहां पर जैसे परिसर कौन आया, हमारा ए आया परिसर, तो हमेशा जो परिसर होता है वो कोडोमेन के अंदर होता है, कोडोमेन के अंदर हमेशा परिसर होगा। लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि परिसर जितने आए हैं वह कोडोमेन के बराबर हो जाए, मीन्स परिसर बराबर हो जाए सहप्रांत के, जितने परिसर हैं उतने सहप्रांत हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं आच्छादक, यानी कि ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कोई, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि प्रांत का कोई भी एलिमेंट, प्रांत सहप्रांत के किसी भी एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट सहप्रांत का रिलेशन बनाने से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक की इमेज होगी, यानी कह सकते हैं कि जो सेट बी है उस सेट बी के हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होगी, जिसे कहा जाता है प्री इमेज। तो प्री इमेज होगी मीन्स इधर से हर एक का रिलेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट बात है एकाएकी आच्छादी फलन, जिसे बाइजेक्टिव कहा जाता है, और आपने पढ़ रखा 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू, 1 1 ऑन टू। एक ऐसा फलन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, एक ऐसा फलन जो 1 1 हो और ऑन टू हो, दोनों ही चीजें कॉन्साइड करती हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव, यानी कि एकाएकी आच्छादी फलन। तो आई होप आपको ये डिफिनेशन, जो बेसिक पॉइंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कहना दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में रिलेशन r इज इक्वल टू a कॉमा बी, ये हमारा ऑर्डर पेयर दिया गया है, एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर, और आपको पता है कि जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो a कॉमा बी ये रिलेशन है, और जो ये रिलेशन है a कॉमा बी वो इस प्रकार से है कि a माइनस बी दोनों एलिमेंट को अगर आपस में घटा दिया जाए तो जो परिणाम आएगा वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो क्या दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में, तो हमारा जो सेट दिया गया है वो कैसा है, सेट यानी हमारा ये पूर्णांक है, z इज इक्वल टू दिया गया है। तो z इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, 0
प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेट दिया गया है। तो हमें इसमें दिखाना क्या है? दिखाना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि तुल्यता संबंध कब होगा। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध के लिए आपको 3 चीजें दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहले ये जो फलन दिया गया है, सॉरी ये रिलेशन जो दिया गया है, ये रिलेशन स्वतुल्य होना चाहिए, और दूसरी बात सममित होना चाहिए, और तीसरी बात है संक्रामक होना चाहिए। अगर ये हमारा जो रिलेशन दिया गया है, ये जो रिलेशन है, अगर ये तीनों बातें एग्जिस्ट करेंगी तो फिर इसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तो देखते हैं तीनों बातों को, ये तीनों बातें इसमें है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य को अगर चेक करते हैं हम, तो स्वतुल्य क्या कहता है कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। ठीक है, तो खुद का रिलेशन खुद से मीन्स इसमें से कोई एलिमेंट आप उठा लीजिए, मैंने 1 ही ले लिया, तो 1 अगर मैंने लिया तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 से, तो मीन्स जो इसको 1 में से 1 घटाएंगे, जो परिणाम आएगा वह 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 में से अगर 1 घटा देंगे कितना है 0, और ये भी देखते हैं कि 0 में अगर 5 का भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से कट रहा है। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वो कट जाएगा, बस 0 से भाग मत दीजिएगा, 0 से भाग देंगे तो फिर वह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 2 - 2 ले लिया तो भी 0 आएगा। हमने -1 और इसमें से -1 ऐसे, क्योंकि -1 में से -1 घटाना है, तो ये -1 और माइनस की संख्या -1 में से घटाना क्या आएगा, ये भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है, ये ओवरऑल जो इसका रिजल्ट मिलने वाला है वह 0 है। खुद की संख्या खुद से घटाने पर आपको पता है कि 0 ही आएगा। तो 0 है तो 5 से डिविजिबल है, इसके बाद जो कंडीशन है हमारी वो सही साबित हो रही है स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध आर, यानी रिलेशन, हमारा जो रिलेशन दिया गया है आर स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ जाती है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो लिखने वाली होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, समझ तो जाते हैं आसानी से कि स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, लेकिन लिखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समझिएगा और ध्यान रखिएगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, a - b हो जाए, मॉड लग जाए a - b का, 5 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, 3 डिविजिबल हो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबकी लैंग्वेज जो होगी एक ही रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज लगभग सबकी एक ही रहेगी। तो आर स्वतुल्य है, हमने यहां से पहचान लिया कि आर स्वतुल्य है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग टू जेड के लिए हमने जो भी इसमें से ए बिलोंग टू जेड मीन्स ए एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट जेड से लिया गया है, और ये ए कभी 0 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये इससे बिलोंग करेगा, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग टू जेड के लिए, जेड के लिए, जेड के लिए ए बिलोंग टू जेड के लिए ए कॉमा ए बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से, और इसमें लिखेंगे तो ये ए कॉमा ए से बिलोंग करता है, यानी ए कॉमा ए खुद का एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, तो इसे कहेंगे स्वतुल्य है। तो ए कॉमा ए रिलेट कर गया किससे, एक रिलेशन बना गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर ये भी कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि a - a सेम एलिमेंट को सेम से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और इसने क्यों यहां पर लिखे a - a = 0 आएगा, जहां 0/5 बराबर कितना आएगा, 5। या ये कह सकते हैं a कॉमा a, या फिर a - a 0 से a - a 0 यानी 5 से 5 यानी सॉरी a - a = 0 जो कि 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट आप लेंगे, सेम एलिमेंट का सेम से रिलेशन बनाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे, तो इसे कहेंगे स्वतुल्य। तो हमारा स्वतुल्य हो चुका है।
बात करते हैं सममित की। तो सममित में क्या कहा गया था कि टू डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, और टू डिफरेंट एलिमेंट का अगर खुद से रिलेशन है तो फिर उनके इंटरचेंजिंग एलिमेंट का भी खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो देखा हमने कि हमने कोई भी इसमें रिलेट कर लिया दो एलिमेंट, तो हमने ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो जो 5 से डिविजिबल हैं, जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो कोई भी एलिमेंट लीजिए इसमें से जो 5 से डिविजिबल हो, जैसे मैंने 10 माइनस का 5 ले लिया, यानी 10 कॉमा 5 ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया 10 कॉमा 5। और आपको पता है कि 10 कॉमा 5 जो है कितना आएगा ये, यानी 10 में से अगर 5 यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसका इंटरचेंज देखते हैं। तो इसका इंटरचेंज देखें तो ये 5 कामा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 कामा 10 यानी 5 में से 10 घटाएंगे कितना, माइनस का 5 आ गया, लेकिन ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि जो एलिमेंट पहले वाले के लिए रिलेट कर रहा है तो वो उसके इंटरचेंजिंग के लिए भी रिलेट कर रहा है, अतः ये सममित है। ठीक है, तो लिखेंगे आर सममित है, सममित है क्योंकि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड के लिए टू डिफरेंट एलिमेंट लिए गए, ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड के लिए ए कॉमा बी बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, जहां 5 ए माइनस बी को विभाजित करता है। ठीक है, अगर ए कॉमा बी अब आपने ए बराबर कोई एलिमेंट ले लिया, बी बराबर कोई एलिमेंट ले लिया, और ये कंडीशन ऐसी बन गई कि जब ए माइनस बी करेंगे तो 5 से डिविजिबल है, तब तो इसमें लिखेंगे अतएव बी माइनस ए बराबर जो कुछ भी आएगा, बी माइनस ए 5 से विभाजित है। तो ए माइनस बी हमारा 5 डिविजिबल था, और हमने ये देखा कि बी माइनस ए भी 5 से डिविजिबल है, अतः बी कॉमा ए बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है, सभी जितने भी हमारे इंटीजर दिए गए, जितने हमारे पूर्णांक दिए गए, वो सभी के लिए यह रिलेट करता है। दोनों कंडीशन हमारी साबित हो गई। अगर चाहें तो आप एग्जांपल दिखा सकते हैं कि जैसे हमने यहां पर लिख दिया, जैसे 10,5 रिलेट करता है रिलेशन से। ठीक है, तो 10 माइनस का 5 कितना आया, 5 आया, जो कि 5 से विभाजित है। ठीक है ना, इसके बाद तब तो क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब हमने इसका इंटरचेंज कर दिया, 5 माइनस का 10 बराबर कितना, माइनस का 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, इसलिए या फिर अतः 5,10 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर आप जो दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, अगर वो पहले वाले के लिए रिलेट करता है तो उससे फिर ये प्राप्त होना चाहिए कि जो उसका इंटरचेंजिंग एलिमेंट होगा रिलेशन, वो भी बनना चाहिए। तो हमने देखा बन गया। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन पढ़ लिया, स्वतुल्य और इसके बाद सममित। तीसरी कंडीशन देखते हैं, अगर ये हमारा संक्रामक भी हो जाए तो इसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तो हम बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक में क्या करना, आपको इस सेट से 3 डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं, और 3 डिफरेंट एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि जो आपस में रिलेशन रखते हो, शुरुआत के 2 रिलेशन उसमें बनते हो। जैसे मैंने ले लिया 5, 10 और इसके बाद 15, ये मैंने 3 डिफरेंट एलिमेंट ले लिया। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये तो होना ही चाहिए कि 5 का 10 से रिलेशन बनना चाहिए, और दूसरा ये है कि 10 का 15 से रिलेशन बन रहा है। ये दोनों रिलेशन आपस में बनने ही चाहिए, बन रहे हैं। अब इनके दोनों के माध्यम से अब तीसरा ये कंडीशन आ जानी चाहिए कि 5 और इसका जो शुरुआत के एलिमेंट और यानी A1
और ये A3, ये रिलेट होना चाहिए किसका? 5 से, 5 का 15 से होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 में 10 निकालेंगे कितना? 5 जाएगा, डिविजिबल है। 10 में से 15 निकालेंगे कितना? 5 आएगा, डिविजिबल है। और 5 में से 15 निकालेंगे तो ये भी डिविजिबल है। तो हमने ये देखा शुरुआत के 2 कंडीशन हमारी बन रही है ना, तो तीसरी कंडीशन भी फॉर्म हो रही है, तो इसे हम कहेंगे संक्रामक। ठीक है, तो लिखेंगे आर संक्रामक है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रिलेशन तथा बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा रिलेशन से। हमने 3 एलिमेंट लिए, हमने रैंडमली 3 एलिमेंट ले लिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी 3 एलिमेंट ले लिए। तो ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, तब या फिर तो हम ये पाते हैं कि a माइनस बी अगर आपस में घटाएंगे जो रिलेशन आया है तो वह 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने 5 से भाग दिया, इसमें a माइनस बी में 5 का भाग दिया तो क्या m आ गया इसका भागफल, और इस 5 को हम उधर भेजे तो 5m हो गया। तथा दूसरी कंडीशन ये कि b माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अगर रिलेशन बन रहा है तो डिविजिबल भी होंगे। तो इसके बाद आता है, लिखेंगे या फिर इस प्रकार ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a माइनस का b प्लस का b माइनस का c, और ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 5m। इसको n कर लेते हैं, डिफर हो जाएगा, भागफल दूसरा आ जाएगा क्योंकि b माइनस सी है, तो 5n हो गया। ठीक है, देखो इसको जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, दोनों क्या अपोजिट साइन है, तो बचे कितना? a माइनस का c, और ये होगा कितना? m प्लस n, बचे कॉमन ले लिया 5 को। तो आप देख पा रहे हैं कि a माइनस सी जो है वो हमारा a माइनस सी जो है वो 5 से डिविजिबल है। आखिरकार जब ये a माइनस सी जो हमारा 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब फिर ये रिलेट करेगा किससे? a कॉमा सी से ये रिलेट कर गया। ठीक है, तो a कॉमा सी से रिलेट कर गया, जिससे सिद्ध होता है कि यह एक संक्रामक रिलेशन है। और तीनों कंडीशन हो गई, तो लिखेंगे कि हमारा दिया गया ये जो संबंध है स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध रखता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर फॉर्म होगा तो आपको इसी लैंग्वेज से, इसी प्रकार से बिल्कुल आपको लिखना है। ठीक है ना? तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 दो रिलेशन के नाम दिए गए हैं, R1 और R2, समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो एक समुच्चय दिया गया है जिसका नाम दिया गया है A, और उसके हर एक एलिमेंट के लिए यह तुल्यता संबंध रखता है, तो फिर आपको सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो यदि R1 R2 समुच्चय A के लिए तुल्यता संबंध रखते हैं, तो फिर आपको यह बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि आ भी सकता है ये। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कि R1 R2 समुच्चय A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए तुल्यता संबंध रखता है। मीन्स तुल्यता संबंध मतलब ये है कि ये R1 और R2 दो हमारे ये संबंध दिए गए हैं, और दोनों संबंध समुच्चय A पर सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, तीनों कंडीशन के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आपको एग्जिस्ट ये करवाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए सबसे पहली बात हम करते हैं, यहां पर लिखेंगे तुल्यता वो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे क्योंकि R1 तथा R2 समुच्चय A के लिए तुल्यता संबंध है। तो इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य की बात करते हैं,
तो पहले हम स्वतुल्य की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये तुल्यता संबंध है, इसका मतलब है कि हम पहले वाले रिलेशन के लिए, देखो ये अलग अलग एलिमेंट के लिए दो सेट दिए, वो दो रिलेशन दिए गए हैं, ये रिलेशन अलग है, ये रिलेशन अलग है, और दोनों के लिए अलग अलग एलिमेंट उठाते हैं। तो मैंने पहली बात की खुद के लिए सेम एलिमेंट सेम से रिलेशन करेगा। जैसे ए कॉमा ए, सेम एलिमेंट, खुद का एलिमेंट खुद से रिलेशन करता है। R1 के लिए खुद का एलिमेंट खुद से रिलेशन किया, तथा ए कॉमा ए ये रिलेशन करे किसके लिए, R2 के लिए। तो ये तुल्यता संबंध तभी करेगा ना जब स्वतुल्य होगा। तो ये स्वतुल्य इसके लिए हुआ और ये इसके लिए स्वतुल्य हो गया। तब अगर ये दोनों चीजें दोनों के लिए तुल्यता संबंध ये स्वतुल्य है, ए कॉमा ए, ये इससे रिलेशन बना रहा है, ये इससे रिलेशन बना रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। और हमारा इंटरसेक्शन यही कहता है, हमारा इंटरसेक्शन यही बोलता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन रिलेशन, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। ए कॉमा ए दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब कि जो ए कॉमा ए होगा वह रिलेट करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 के साथ, ठीक है। और इसमें देखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, जिससे सिद्ध होता है कि यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, ठीक है। ज्यादा समझने की कोशिश ना करिए इसको, ज्यादा डीपली सोचोगे तो फिर बहुत ज्यादा और ये टिपिकल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे फिर आप। इसके बाद सममित की बात करते हैं। सममित की बात करेंगे तो टू डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, जिसमें से ए कॉमा बी। ए कॉमा बी सिंपल सी बात है, अगर ये तुल्यता है तो ये R1 के साथ रिलेशन बनाया होगा, तथा और एज वेल एज ए कॉमा बी इसने ये भी रिलेशन बनाया होगा इसके साथ, R2 के साथ, दोनों कॉमन हो गए। देन हम ये देखने को पाते हैं कि ए कॉमा बी ये अवश्य इसके साथ रिलेशन बनाया होगा। ये बात हो गई। अब लिखेंगे अतएव क्या है कि ये भी कंडीशन बनी होगी कि बी कॉमा ए, जब ए कॉमा बी बन रहा था R1 के साथ, तो बी कॉमा ए भी बना होगा R1 के साथ, क्योंकि ये इसकी कंडीशन हो गई ना तुल्यता संबंध में, सम्मित के लिए इसकी कंडीशन बन रही है। तो बी कॉमा ए बिलोंग कर गया R1 से, तथा बी कॉमा ए R2 से रिलेशन करके दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। जब कॉमन हो गए तो हमने देखा कि बी कॉमा ए यह किससे रिलेट कर गया, R1 इंटरसेक्शन R2 से। लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, ठीक है ना। इस प्रकार से सम्मित हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की बात करेंगे। तो संक्रामक में क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा होगा R1 से, और ए कॉमा बी बिलोंग कर गया R1 से, तो इसका और इसके बाद ए कॉमा बी ये भी किया होगा R2 से रिलेशन। और ये कंडीशन हमने पाई है कितना कि ए कॉमा बी ये बिलोंग कर गया किससे, R1 इंटरसेक्शन R2 से, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि बी कॉमा सी, ये तो हमको बनाना ही पड़ेगा कि बी कॉमा सी जो रहा होगा वह R1 के साथ रिलेट किया होगा, तथा बी कॉमा सी एज वेल एज R2 के साथ भी रिलेशन बनाया होगा। देन अब जब ये इतना दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, बी कॉमा सी R1 में भी है और बी कॉमा सी R2 में भी है। इस प्रकार से बी कॉमा सी बिलोंग कर गया किससे, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तब इसी प्रकार अब तीसरी बात आती है, अब हमको सिद्ध करने वाली बात आ रही है यहां पर। इसी प्रकार कि जो हमारा बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी सॉरी ए कॉमा सी यहां समझते हैं हम। तो इसके लिए तो रहा होगा ना, ये एक बार ए बी के बनाया होगा रिलेशन, एक बार बी सी बनाया होगा, एक बार ए सी बनाया होगा, ये बिलोंग किया होगा R1 से, तथा और ये चीज ए कॉमा सी बिलोंग की हुई R2 से, ठीक है। दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। देन ए कॉमा सी रिलेट कर जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो हमने तीनों बातें इसमें सिद्ध कर दिया, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ए।
तो हमने ये देखा कि जो संबंध है वह सतुल्य भी है R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए, सममित भी है R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए, और संक्रामक भी है R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए। तो इस प्रकार से हमने तीनों बातें इसमें एग्जिस्ट करवा दिया। अब इससे पता चलता है कि दिया गया जो हमारा फलन है वह तुल्यता संबंध है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप चाहे इस चीज को रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल भी छोड़े ना। तो इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि x सच एस x टेंड टू y एक फलन है, और x में यानी x जो हमारा वो प्रांत है, x इज इक्वल टू a कॉमा b एक ऑर्डर पे दिया गया है, और इस प्रकार से संबंध रिलेट कर रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर यहां पर रखेंगे तो फिर इसके लिए बराबर होना चाहिए। तो द्वारा प्रदत्त एक फलन या संबंध, सॉरी फलन नहीं संबंध परिभाषित कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी आपको सतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतुल्य के लिए। तो सतुल्य के लिए जब हम बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि A कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि A कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि अगर एफ ए रखेंगे, इसमें ए की जगह में ए रखेंगे और बी की जगह में, यानी ए इज इक्वल टू भी ए है और बी इज इक्वल टू भी ए है, तो एफ ए दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। तो इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि इसका जो परिणाम निकल गया वो भी इक्वल ही होगा। एफ ए इज इक्वल टू एफ ए बराबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, डोमेन हमारा एक्स है। तो ए बिलोंग टू फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स। तो इस प्रकार से हमारा हो गया सतुल्य हो गया। सेकंड बात करेंगे सममित की। सममित की बात करेंगे। सममित में मान लीजिए कि ए कॉमा बी हमारा रिलेशन रखता है आर से, ए कॉमा दो डिफरेंट एलिमेंट लिए गए और ए कॉमा बी से रिलेशन रखता है, और इस हमने आपको बताया था सममित के लिए पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, ए कॉमा बी रिलेशन बनाएगा। तब जब ए कॉमा बी रिलेशन बना रहा है तो ऐसा भी होगा कि एफ ए जो होगा वह एफ बी के बराबर होगा। अतएव तो फिर इसका इंटरचेंज देखेंगे। इंटरचेंज में देखेंगे कि जो हमारा एफ बी होगा वह भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो हमने देखा एफ बी जब बराबर था एफ ए के, तो एफ बी को इधर ले आया, एफ ए को उधर कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बराबर ही होंगे। देन हम ये देख रहे हैं कि बी कॉमा ए भी रिलेशन बना गया, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एक्स, ये कंडीशन हो गई। तो हमारा सम्मित भी हो गया। तीसरी बात, हम संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक में मान लीजिए कि ए कॉमा बी ये रिलेशन बना रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी इसकी, तो जैसे कंडीशन ये बनेगी, तो या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन तथा बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। तो ये होगा कितना कि एफ ए इक्वल टू होगा एफ बी के पहली कंडीशन से, तथा एफ बी इक्वल टू होगा एफ सी के। तो हमने देखा कि जो एफ ए है वह बराबर एफ बी के है और एफ बी जो है वो बराबर है एफ सी के। तो मीन्स एफ ए जो हो गया वो बराबर हो गया एफ सी के। दोनों में कॉमन कौन है, एफ बी है ना। तो इस प्रकार से एफ ए बराबर हो गया एफ सी के। तो हमने ये देखा कि जो एफ ए है, देन ये देखेंगे एफ ए इक्वल टू हो गया एफ सी के, और इस प्रकार से ये हो गया कि ए कॉमा सी बिलोंग करे किस रिलेशन से, फॉर ऑल ए कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एक्स। इस प्रकार से हमने तीनों कंडीशंस की फाइंड कर लिया। आपको इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कुछ भी इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि यह सम्मित भी है, सतुल्य भी है, संक्रामक भी है। और ये अब ये साबित हो गया कि दिया गया जो संबंध है वो हमारा एक तुल्यता संबंध है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकाएकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा भी गया है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था और बिल्कुल अलग भी है ये क्वेश्चन, जितना हम पढ़ते हैं उससे कहीं ये अलग था। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर भी नहीं पाए इस क्वेश्चन को। तो आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर से कम नहीं पूछ जाएगा। तो दिया है हमारा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और हमें ज्ञात करना है स्वयं तक स्वयं तक सभी एकाएकी फलन की संख्या। तो इसके स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपने क्लास 11th में परमिटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ रखा है। तो इसमें कितने एलिमेंट दिए गए? टोटल एलिमेंट हमारे क्या हैं? तो टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे 3 हैं। सीधे सबको क्या कर देना, इसमें 3 फैक्टोरियल कर देना है। ठीक है, जब भी एकाएकी के लिए ध्यान रखिएगा, एकाएकी जब भी एकाएकी की बात आएगी, स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या, किसी सेट के स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अब क्या करना है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और जितने भी एलिमेंट है उसे कर दीजिए फैक्टोरियल। तो हमारे 3 एलिमेंट थे, 1 2 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट हमने कर दिया फैक्टोरियल। तो कितना हो गया ये? 3 गुणते 2 गुणते 1, ऐसे फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे। तो कितना हो गया ये? 3 दुनी 6 का नाम 6। तो इस प्रकार से टोटल जो हमारे फलनों की संख्या होगी वो 6 होगी। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 ऐसे, इसको नाम दे दीजिए A इक्वल टू, एक समुच्चय दिया गया 1 2 3 एज ए इनफाइनाइट। सर स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, यहां बात की थी उसने एकाएकी की और यहां बात कर रहा आच्छादक की। ठीक है, जब आच्छादक की बात होगी तो इसमें स्वयं से, समुच्चय स्वयं से इधर भी एक सेट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डैश डैश n। ठीक है, अब इसके बाद इधर भी स्वयं से बोल रहा ना, स्वयं का सेट से, तो 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश n तक। तो इसको समझिएगा जरा, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके कितने टोटल स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या कितनी बनेगी। इधर से देखिए, अब आपको क्या करना है इधर से, क्योंकि इसको क्या करना है, ये आच्छादक दिखाना है, तो इधर से इसके कितने रिलेशन बन सकते हो, एलिमेंट 1 के कितने रिलेशन बनेंगे, तो इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन बन सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि मेनी वन कोई फंक्शन एक मेनी वन तो हो ही सकता है, तो ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट ये जुड़ सकता है। इसी प्रकार से 2 भी जुड़ सकता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट से। इस प्रकार से हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन होंगे, इधर प्री इमेज बनेगी। तो इसके कितने रिलेशन हुए n, इससे कितने रिलेशन हुए n, इससे कितने हुए n, इसी प्रकार सबके n रिलेशन हो गए, नंबर ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन। तो इसको लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे क्या कि स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। आप कुछ नहीं करना, लास्ट में देखना हमारे एलिमेंट कितने हैं टोटल, हमारे एलिमेंट कितने थे, n थे ना, हमें करना है n के पावर n। तो यहां पर जो टोटल एलिमेंट बनने वाले कितने हुए, वो होंगे n होंगे। अगर यहाँ 15 एलिमेंट होते तो 15 के पावर 15 हो जाता। ठीक है, उतने एलिमेंट बनेंगे। तो यहां पर जो हमारे बनने वाले टोटल एलिमेंट, हमारे नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे सेट में कितने, n है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, n के पावर n। तो टोटल जो इसमें स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या होगी कितनी होगी, n के पावर n। तो हो सकता है कि उस बार ये क्वेश्चन आया था और इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग भी है। ठीक है, तो जरा इसे नोट कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन अलग लग रहा होगा, है ना, कि ये तो उनमें से है ही नहीं है, अब इसको कैसे कर पाएंगे। तो दिया सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। कहने का मतलब ये है कि जितने इसके हमारे रिलेशन बनेंगे, संबंध बनेंगे 1 2 3 से,
उनमें से 1,2 और 2,1 को इंक्लूड करके हम दो प्रकार के ऐसे संबंध बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से तुल्यता होंगे, तुल्यता संबंध होंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर सेट दिया गया है ए 1 2 3 और इसके टोटल जो एलिमेंट होंगे, रिलेशन एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे? 1,1 2,2 3,3, इसके बाद 1,2 1,3, इसके बाद 2,1 2,3 और इसके बाद 3,1 3,2। ये टोटल एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब हमको इसमें दो ऐसे संबंध बनाने हैं। कह रहा है संख्याओं किसकी? 1,2 और 2,1 को इंक्लूड करते हुए दो संबंध ऐसे बनाए जो टोटल दोनों संबंधों को तुल्यता संबंध रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R1 X, हम यहां पर संबंध बना रहे हैं। तो सबसे इनमें क्या करते हैं, जब भी संबंध बनाते हैं, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो उसमें कुल 4 आपको संबंध बनाने होंगे। यहां पर दो संबंध बनाने की बोल रहा है, उसमें 4। तो आपको वो क्वेश्चन जो है संबंध और फलन के सबसे लास्ट में मिसलेनियस में दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चन है वो, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हमें पहले इसका जो संबंध बना रहा है वो संबंध R1 हमने लिया, और इसमें जो संबंध बनाते हैं तो पहले इन तीनों एलिमेंट को जरूर जो स्वयं से रिलेशन बनाते हैं उनको जरूर एक बार रखते हैं। तो 1,1 2,2 3,3 ये रख दिया गया। इसके बाद हमें इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो ये कितना होगा? 1,2 एंड 2,1, कह रहा दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो हम देख रहे हैं कि 1,1 2,2 3,3 जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे स्वयं एलिमेंट स्वयं से रिलेशन बना रहे हैं, तो सतुल्य हो गया हमारा ये। दूसरी बात 1,2, तो 1 का 2 से और 2 का 1 से, ये हो गया सममित हो गया। इसके बाद हम देख पा रहे हैं 1 का 1 से है तो 1 का 2 से है, यानी 1 का रिलेशन 1 से हो गया और 1 का फिर 2 से है। तो हम देख रहे हैं 2 का 1 से, यानी 1 का 2 से होना चाहिए, तो 1 का 2 से भी मिल गया। इसी प्रकार से कि 1 का रिलेशन 1 से, सॉरी 2 का रिलेशन 2 से हो गया, 2 का रिलेशन 2 से है और फिर 2 का रिलेशन 1 से है, तो फिर 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो हमने देखा 2 का रिलेशन 1 से भी हो गया। तो हमने ये देखा कि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। दूसरा संबंध हमारा क्या होगा? R2 में क्या करेंगे? 1,1 जितना है ये सब रखेंगे, 2,2 और 3,3, इस प्रकार 1,2 इनको जरूर रखेंगे, 2,1 और जितने बचे इनको सबको ऐड कर लेंगे, 1,3 तो फिर 3,1 भी होना चाहिए सममित के लिए। इसी प्रकार से 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1,3 हो गया, 2,1 हो गया, 1,2 हो गया, 2, हाँ ये सब कुछ हो गया इस प्रकार से। तो हमने देखा 1 का 1 से हो गया, तो 1 का 2 से हो गया, फिर इसके बाद 1 का 2 से होना चाहिए। अब इसके बाद 3 का 3 से हो गया, तो 1 का 3 से, 3 का 3 से हो गया तो 3 का 1 से हो गया। अब क्या बनेगा? तो 3 का 3 से हो गया, 3 का 3 से और 3 का 1 से, 3 का फिर 1 से हो गया, तो 3 का 1 से होना चाहिए, तो बन गया 3 का 1 से। इस प्रकार से आपने देखा कि यह सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है। आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ये सममित भी मिलेगा आपको, संक्रामक भी मिलेगा और स्वतुल्य भी मिलेगा। इस प्रकार से अब इनके अलावा कोई तीसरी कंडीशन, आप ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं जो खुद से स्वतुल्य रखता हो, क्योंकि सारे एलिमेंट हमने ज्वाइन कर दिए। तो इस प्रकार से जो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इसमें 1,2 और 2,1 को इंक्लूड करते हुए तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तो तुल्यता संबंध कितना? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए। और इसमें का अंतर्विष्ट करते हुए, अंतर्विष्ट हमने देखा 1,2 इसमें भी है और 1,2 2,1 इसमें भी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे डिफर क्वेश्चन है, और हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक स्टूडेंट बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाता उनको, और जब वो क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को पढ़ाया ही नहीं गया, बिल्कुल ये अलग क्वेश्चन लगता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और मिसलेनियस में आपको दिया गया है विविध प्रश्नावली में,
तो उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा है दो रिलेशन के लिए और उसमें पूछा आपको 4 रिलेशन के बारे में। तो दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू आर मीन्स रियल नंबर नॉट इंक्लूडेड 3। इसका मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे रियल नंबर लेंगे लेकिन इस 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जितना भी इसमें जो आपका डोमेन है, डोमेन मीन्स प्रांत है, उस प्रांत में आप जितने भी रियल नंबर दुनिया के हैं सारे के सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं, बट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप x की जगह में 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या दे देगा? इनफाइनाइट दे देगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है रेंज में, रेंज की तरफ जा रहा है आर, रेंज में सारी की सारी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन आप उस रियल वैल्यू में 1 नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये चीज कहां लागू हो रही है उसको समझते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा द्वारा f इक्वल टू x माइनस का 2 अपान में x माइनस का 3 फंक्शन दिया गया है, द्वारा परिभाषित फलन f सच एस a टेंड टू b पर विचार कीजिए कि f एकाएकी तथा अच्छादी है। तो इसको आपको दिखाना 1 1 और ऑन टू दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हल दिया है कि a इज इक्वल टू r डज नॉट इंक्लूडेड 3 एंड b इज इक्वल टू दिया गया है r डज नॉट इंक्लूडेड 1। ठीक है, और हमारा फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू x माइनस का 2 एंड x माइनस का 3। हमें इसको पहले 1 1 दिखाना है, इसको 1 1 दिखाना है। ठीक है, तो 1 1 दिखाने लिखेंगे माना x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किससे? या a से बिलोंग कर रहे हैं। हम दो में लेंगे, x1 x2 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं a से। तो हमको दिखाना ये क्या होगा कि यह एक एकाएकी है। तो एकाएकी के लिए आपको पता है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए तब x1 इक्वल टू x2 होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको सबसे पहले हम फाइंड करते हैं fx1। तो fx1 जैसे ही फाइंड करोगे इस फंक्शन में x की जगह हम क्या रखेंगे? x1 रख देंगे। तो x1 हो जाएगा माइनस का 2 अपान में x1 माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से fx2 फाइंड कर लेंगे तो x2 हो जाएगा माइनस का 2 अपान में x2 माइनस का 3 हो जाएगा। आपको पता है कंडीशन में दोनों को इक्वल रखना है कि fx1 इक्वल टू होगा fx2 के। तो हमने रख दिया दोनों बराबर, x1 माइनस का 2 अपान में x माइनस का 3 इक्वल टू x2 माइनस 3 और 2 और x2 माइनस का 3, ये हो गया। अब इससे हमको निकाल के लाना है कि x1 इक्वल टू x2 अगर आ गया तो इसका मतलब ये एकाएकी है। तो इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा x1 माइनस का 2 एंड ये हो गया x2 माइनस का 2 इक्वल टू, तो x1 ये हो जाएगा x2 माइनस 2 एंड ये हो गया x1 माइनस का 3, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, x2 यहां पर रखेंगे 3, इंटू करवा देते हैं, कितना हो जाएगा? ये x1 हो गया, x1 x2 हो जाएगा। इसके बाद x1 इंटू करें 3 में 3x1 हो गया और माइनस का 2x2 एंड माइनस माइनस का 2 3 6 प्लस का हो गया बराबर x2 के x1 से हो गया, फिर x2 गुणा करवाएंगे माइनस 3x2 हो गया एंड फिर माइनस का 2 इंटू करवाएंगे x1 में तो 2x1 हो गया एंड माइनस माइनस का प्लस 2 3 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x2 x1 कैंसिल हो गया। बचे कितना? इस 3x1 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 2x1 और प्लस का 3x1 हो जाएगा, और इस 3x2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x2 और प्लस का 3x2। ठीक है, हम घटाएंगे कितना बचेगा? ये घटाएंगे तो बचेगा x2 और ये कितना बचेगा? x1। तो हमने देखो प्रूफ कर दिया कि x1 इक्वल टू x2 है, और जैसे x1 इक्वल टू x2 हो गया इसका मतलब क्या है? यह हमारा एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ठीक है ना, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट बात आती है कि हमको इसको ऑन टू प्रूव करना है, और ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि हमारा फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू x माइनस का 2 अपान में x माइनस का 3, ये दिया गया है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन कोई आएगा तो ऑन टू दिखाने के लिए आपका इसको सारा टर्म किसमें चेंज करना? y में चेंज करना है। अब कैसे चेंज कर पाएंगे? तो हमें पता है कि ये fx इक्वल टू y भी होता है, यही होता है ना y, fx इक्वल टू y, देन y इक्वल टू क्या रखेंगे? x माइनस का 2 अपान में x माइनस का 3।
इसको x की वैल्यू y के टर्म में चेंज कर देनी, जितना ये x डोम में हमारा रखा है ये y के टर्म में रखा जाएगा। तो इसको बेटा इधर ले आइए तो हो जाएगा कितना y और ये x माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस का 2 ऐसे। देन हम इंटू करवा देंगे एक्स वाई हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू एक्स माइनस का 2। एक्स वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए, वाई वाला टर्म एक तरफ कर दीजिए, तो इसको क्या करेंगे एक्स वाई हो गया और माइनस का एक्स और ये प्लस में चला गया, उधर कितना हो जाएगा 3y माइनस का 2 ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे तो ये हो गया x कॉमन ले लिए तो y माइनस का 1 हो गया एंड ये हो जाएगा 3y माइनस का 2 एंड x को रोक लो, ये हो जाएगा कितना 3y माइनस का 2 अपान में y माइनस 1। हमने देखा ना कि x की वैल्यू क्या आ गई, y टर्म में चेंज हो गई, ये सारी की सारी वैल्यू किसके रूप में हो गई, x के बराबर हो गई। यानी कि इस चीज को अब मैं x को ट्रांसफर कर सकता हूं ऐसे कि fx x की वैल्यू कितनी आ गई है 3y माइनस का 2 और अपान में कितना हो गया y माइनस का 1 और इक्वल टू कितना होगा, ये चीज किसके बराबर, fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। और इस प्रकार से सिद्ध हो गया जहां अब आपको समझ में आ गया कि इसने पहले रोक दिया था कि जो रेंज होगी हमारी, ये जो y की वैल्यू होगी आप 1 नहीं ले सकते हैं। तो देखो यहां 1 ले सकते हैं क्या, अगर यहां 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आज समझ में आया ना आपको कि कैसे यहां पर दिया था कि रेंज की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो 1 क्यों नहीं हो सकती है, ये देखो आ गया कि आप यहां पास उसके डोमेन के लिए आप सारी की सारी वैल्यू एक्सेप्टेड हैं, एक्स के लिए सारी की सारी रियल वैल्यू जाएंगी, बट y इज इक्वल टू आपको 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब y डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और लिखेंगे अतः यह ऑनटू फंक्शन है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की। तो ये भी एक अलग प्रकार की प्रॉब्लम है और इसको कई अभी पिछले साल से इसको नहीं पूछा गया है, लेकिन इट मस्ट बी पॉसिबल और इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को बिल्कुल बिना छोड़े अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि यदि f सच एस r टू r मीन्स डोमेन भी रियल वैल्यू है और हमारा रेंज भी रियल वैल्यू है और फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो अगर ये फंक्शन ऐसा दिया गया है तो हमको फाइंड करना fx ज्ञात कीजिए, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग लग रहा होगा और इस क्वेश्चन को आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर ले। तो अगर आपने इतने जो हमने 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे और साथ में जितने भी आपके इस चैप्टर संबंधित एग्जाम्पल हैं अगर वो क्वेश्चन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारा fx दिया गया है। अब क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है कि fx हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करना, देखो तो ये फंक्शन ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा fx है ना ये बन गया क्या, पूरा x बन गया। देखो जरा इसको, x की जगह में कौन आ गया, fx आ गया। इसका मतलब क्या करेंगे, इस fx को रखेंगे x की जगह में, तो ये कितना हो जाएगा fx का होल स्क्वायर ऐसे माइनस का 3 और ये हो जाएगा fx ऐसे इस प्रकार से और प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्योंकि हम fx की वैल्यू जानते हैं, कितनी है fx की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर, तो इसको रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और इसके बाद प्लस 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। ठीक है ना, इस फार्मूले की हेल्प से ये कितना आएगा हमारा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो ये हो गया x के पावर 2 के पावर 2 एंड प्लस ये हो जाए कितना 3x के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 और इसके बाद प्लस कितना हो जाए 2 गुणते एक्स स्क्वायर और इंटू में माइनस का 3x, इसके प्लस 2 गुणते माइनस का 3x यानी bc, तो कितना हो जाएगा ये इंटू में 2
प्लस इसके बाद 2 गुणते एक्स स्क्वायर गुणते 2। ठीक है, अब इसके बाद माइनस किस गुण करवाएंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस, 3 3 को 9x और प्लस का ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और प्लस का बचा 2। ऐसे हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बोलो ये, तो ये x की पावर 4 आ गया प्लस 3 3 को 9x स्क्वायर एंड प्लस 2 दूनी 4 हो गया और प्लस का 2 3 6 माइनस का 6 आ गया, 6x क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12, 12x हो गया एंड प्लस ये हो जाए 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर, इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस 9x प्लस 6 यानी 6 एंड 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे तो इसको देखते हैं कितना सॉल्व कर लेते हैं। इसके पावर 4 हो गया, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर कितना हो गया, ये जितना भी x स्क्वायर वाला होगा ये कितना हो गया, तो ये वो 9 और ये 9 4 13, 13 में से 3 जाए कितना बचेगा 11, 9 4 13, 13 में 3 गया कितना बचेगा 11, 11x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब क्या बचा, लेकिन इससे पहले हम लिख देते हैं ये -6 क्यूब, -6 क्यूब लिख देते हैं और इसके बाद प्लस का 11x स्क्वायर, ये हो गया, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा 12x 9x, तो 9 12x में माइनस 12x में से 9x निकालिए कितना बचेगा 9 3 12 माइनस का 3x और कितना बचेगा प्लस का 8, तो ये हो गया कितना 4 हो गया और ये 4, ये बचे कितना 8 बचा, सॉरी ये माइनस का आ गया, ये माइनस का 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा ये इसे घटक तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो ये 8 हमारा कैंसिल हो गया। इस प्रकार से जो इसका जो वैल्यू आएगी f और ये एफ एक्स, इस प्रकार से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट फंक्शन आंसर चेक कर ले। इसका जो आंसर 6x क्यूब प्लस 10 माइनस का 3x, ये 10 हो गया, 9x स्क्वायर और 9 4 6 हो गया, 9 4 13, सॉरी तो 9 9 4 13, 13 में से 3 जाए कितना हो जाएगा ये 10 हो गया, 10, तो इसका ये राइट सॉल्यूशन होगा, दिस इज ए करेक्ट सॉल्यूशन। तो अब आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो प्लीज जरूर हमसे पूछिएगा। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो नया क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा ताकि हम आपको उसका सलूशन दे सकें और आपके माध्यम से जितने भी सारे लड़के मेहनत करने वाले हैं उनका भी भला हो सके। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वाले चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तब तक के लिए